माता की जय। भारत और चीन के विषय में बात करने वाले हैं। हमने अप्रैल में, मई में, जून में खूब बात की है। चीन भारत के साथ सीमाओं के ऊपर डटा हुआ है। मीडिया सारा ऐसे दिखा रहा है कि जैसे चीन बहुत शक्तिशाली है और भारत अभी भी 1962 का भारत है। आज के वीडियो में हम दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। एक तो जो कैलाश मानसरोवर हमारा था, उस कैलाश मानसरोवर को वापस लेने के लिए कुछ कदम हमारी सरकार ने बढ़ाए हैं। दूसरा हम बातचीत करने वाले हैं जिसके बारे में हम पहले से कहते रहे कि पबजी के माध्यम से, वीचैट के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से और चाइना की गूगल की प्ले स्टोर की लिस्ट में जब हम देखते थे तो टॉप 100 में से लगभग 70-80% एप्लीकेशन चाइना की बनी हुई होती थी। 2016 में जो प्रतिशत 20 था, फिर वो 80-90 तक पहुंच गया था 2019 आते आते, जिनके ऊपर सरकार ने 125 एप्लीकेशन के ऊपर एक बार और 80 के ऊपर एक बार बैन लगाया। इन एप्लीकेशन के बैन लगाने के बाद भी चीन देश के लगभग 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है और इस जासूसी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने और इसके साथ साथ अमेरिका के भी कई अखबारों ने भी इसकी खबर दी है। चीन की एक आईटी कंपनी है झेन्युआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी कंपनी है जो वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, चाइना की आर्मी को रिपोर्ट करती है और वो 10,000 देश के लोगों को ट्रैक कर रही है। किसको ट्रैक कर रही है? राष्ट्रपति को ट्रैक कर रही है, प्रधानमंत्री को ट्रैक कर रही है, रक्षा मंत्री को ट्रैक कर रही है, जितने मिनिस्टर हैं उनको ट्रैक कर रही है, जितने बड़े मीडिया हाउस हैं उनको ट्रैक कर रही है, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको ट्रैक करने का काम चाइना आज भी कर रहा है। आज हमने बार बार बातचीत की है कि देखिए, आज दुनिया में 80% एसी बनाने का काम चीन में होता है, 70% मोबाइल चीन में बनाए जाते हैं, 60% जूते चीन में बनाए जाते हैं, 74% सोलर सेल चीन में बनाए जाते हैं। दुनिया का 60% सीमेंट का प्रोडक्शन अकेला चीन करता है। 50% दुनिया का कोयला प्रोडक्शन करने का काम चीन कर रहा है। 45% मतलब हर दूसरी में से एक चिप, माइक्रो चिप, चाहे वो कंप्यूटर में लगने वाली है, चाहे वो मोबाइल में लगने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगने वाली है, उसको बनाने का काम चीन कर रहा है। दुनिया का 50% स्टील का प्रोडक्शन करने का काम चीन करता है। दुनिया में जो लोग सेब खाते हैं, उस सेब में हर दूसरे सेब में से एक सेब, मतलब 50% पूरी दुनिया का सेब का प्रोडक्शन करने का काम चीन कर रहा है। और ये चीन वही था जिसको एशिया का सबसे बीमार देश कहा जाता था। 1990 से पहले, 1980 से पहले तक चीन के प्रति व्यक्ति आय, भारत का व्यक्ति यदि 100 रुपए कमाता था तो चीन का व्यक्ति 70 रुपए कमाता था। चीन वो था जिसके ऊपर अफीम के नाम से युद्ध किया गया। अंग्रेजों ने चीन को अफीम खिला खिला कर मारा है। जापान ने उसकी खूब पिटाई की है, खूब धुलाई की है। वो चीन जो कहीं खड़ा नहीं होता था, जो अकाल पड़ता था तो लोग छाल को उबाल कर खा लेते थे, कीड़े मकोड़े मिलते थे उसको खा लेते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 4 पैरों की कुर्सी और मेज को छोड़कर जो मिलता है उसको खा लेते हैं। और अभी एक और बड़ी खबर आई है, चीन से गई हुई एक साइंटिस्ट ने जो किसी तरह जान बचाकर चीन से निकल कर गई है, उस साइंटिस्ट ने यह कहा है कि ये कोरोना वायरस वुहान की मार्केट से नहीं आया, ये कोरोना वायरस चीन की मिलिट्री लैब का प्रोडक्शन है। और इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं। इजराइल के बायोटेक्नोलॉजी के कई एक्सपर्ट ने ये कहा है, अलग अलग जगह से रिपोर्ट आ चुकी है। मैं आज उसकी बातचीत नहीं करने वाला। WHO के मिस्टर टेड्रोस ने और WHO ने उस वैज्ञानिक का, चाइनीज साइंटिस्ट का खंडन किया है। हम आज उसकी बातचीत भी नहीं करेंगे क्योंकि लगभग ये एक्सपोज हो चुका है कि ये वायरस वुहान की मिलिट्री लैब में चाइना का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसके बारे में हम मार्च में, अप्रैल में, मई में खूब बातचीत कर चुके हैं। इस फेसबुक के पेज के ऊपर खूब सारे उसके वीडियो मिल जाएंगे। आज हम कुछ पॉजिटिव बात करने वाले हैं। सारा मीडिया सब ये दिखा रहे हैं कि चीन बहुत ताकतवर है, चीन बहुत पावरफुल है। हमारी ताकत क्या है, हम कहां पर खड़े हैं, आज हम इसकी बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए खुशखबरी क्या है? भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना है, उसका शिलान्यास हुआ। अब दूसरा, कैलाश मानसरोवर जो हमारा था, जो हमारे आराध्य है, भगवान शंकर का स्थान है,
जिसको हम एक तरीके से धरती पर देवलोक मानते हैं, जो 450 किलोमीटर का मानसरोवर झील है, मीलों में फैली हुई झील है। आपने गवलान घाटी का नाम सुना है, आपने पेनोंग लेक का नाम सुना है। ये पेनोंग लेक वही है जिसके ऊपर 3 इडियट पिक्चर की शूटिंग हुई थी। 3 इडियट पिक्चर में जो अंतिम शॉट आता है ना, जिसमें करीना कपूर स्कूटर लेकर पहुंचती है। मैं फिल्मों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि फिल्मों की बातें यूथ को ज्यादा याद रहती हैं और ज्यादा उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो उस पेनोंग लेक के ऊपर ही उसकी शूटिंग हुई थी। उस पेनोंग लेक के ऊपर झगड़ा चला हुआ है। ये जो पेनोंग लेक है, ये बड़ी लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है, सैकड़ों किलोमीटर में। उसमें आधे हिस्से में फिंगर 4 तक ये माना जाता था कि ये भारत की थी, और आधा हिस्सा चाइना उसकी पेट्रोलिंग करता था उस लेक के अंदर। उस लेक के इस हिस्से में भारत था, तो भारत ने ब्लैक टॉप को पिछले दिनों ऑक्यूपाई कर लिया था। और उसके बाद जब भारत ने लगभग 15 दिन पहले जब ये देखा कि चीन कैलाश मानसरोवर की वो पहाड़ियां जिनके ऊपर 1962 से पहले भारत का कब्जा था, 1962 में युद्ध हुआ, हमारे वीरों ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। उस समय राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत अच्छा नहीं था, तो युद्ध में हम विजयी नहीं हो पाए। चीन हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करके आ गया था। तो बीच का ऐसा क्षेत्र जिसको चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, भारत पीछे हट गया था। और वो क्षेत्र क्योंकि बहुत दुर्गम है, इसलिए चीन ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद चीन ने अपने पीछे मोर्चे स्थापित किए हुए थे। तो जब भारत को पता लगा कि चीन और आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, तो चीन ने लगभग 60 से 70 किलोमीटर का एरिया जो कैलाश पर्वत की श्रृंखला का है, उसके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया। भारत ने पहले बढ़त बनाते हुए हमारे वीर जवानों ने कैलाश मानसरोवर की श्रृंखला के कुछ पहाड़ों को, कुछ पर्वतों को अपने हिस्से में लिया है। इसलिए हम भारतीय सेना को बधाई देते हैं, भारत की सेना को, भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, भारत की सेना के अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। और हमें यह सपना जगा है कि शायद हम अपने जीते जी कैलाश मानसरोवर को भारत का हिस्सा होते हुए देख पाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। नेगेटिविटी खूब फैलाई हुई है। चाइना पहले 1990 से पहले, मैंने बताया कि बहुत गरीब था, 1990 से पहले वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना की हिस्सेदारी केवल 3% थी। लेकिन आज चाइना पूरी दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस बन चुका है। लगभग 25% पूरे भारत का, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन करने का काम चीन कर रहा है। चीन के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी सेना कहां खड़ी है। तो कैलाश मानसरोवर के लिए बधाई देते हैं। अभी आज और जो चीन की, मैं यूं कहूं कि गुंडागर्दी या जो कमीनापन है या जो घटियापन है या जो निकम्मापन है, उनको किन शब्दों में कहें, हम तो बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। उसका एक और प्रमाण सामने आया है। चीन ने लगभग 10,000 भारतीय लोगों और संस्थाओं के ऊपर अपनी घुसपैठ बनाई है। देखिए चीन बहुत मोरल वैल्यूज वाला देश नहीं है, मोरल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। वो विदेशों के अंदर भी, विदेशों की संस्थाओं के अंदर भी टेक्नोलॉजी को चोरी करने का काम करता है। अपने यहां से रिसर्च एसोसिएट भेजता है, वो उन संस्थाओं में जाते हैं। और अब तो अमेरिका में तो ये कह दिया गया कि एक स्तर के बाद चाइनीज व्यक्तियों को कोई रिसर्च स्कॉलर के रूप में नहीं रखना, चाइनीज व्यक्तियों के ऊपर भरोसा नहीं करना, चाइनीज व्यक्तियों को ऐसी कोई की पॉइंट के ऊपर नहीं रखना जहां से वो कोई डिजाइन, कोई रिसर्च के पैरामीटर चोरी कर सकें। फिर भी चीन लगातार, चीन के हैकर्स, देखिए हैकिंग को भारत में गलत माना जाता है, लेकिन चीन अपने हैकर्स की एक टीम रखता है। हुआवे नाम की एक कंपनी है जो चीन की बहुत बड़ी कंपनी है, 5G को सप्लाई करता है। यूरोपियन कई देशों में 5G को सप्लाई करता है। 5G को सप्लाई करने वाले, 5G का नेटवर्क, 5G के इक्विपमेंट, ये सप्लाई करने का हाईली टेक्निकल काम है। इस टेक्निकल काम को छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर सकती, इसके लिए कुछ बड़ी कंपनियां ही हैं। भारत के अंदर भी चीन ने बहुत दबाव दिया कि हुआवे से 5G की टेक्नोलॉजी ली जाए। अगर हम हुआवे से 5G की टेक्नोलॉजी लेते तो एक तरीके से चीन ऑथराइज रूप से हमारी सारी जासूसी करता, क्योंकि हुआवे कंपनी का जो मालिक है वो चीन की टेक्निकल कोर में, इंजीनियरिंग कोर में पहले कमांडर रह चुका है। और वो हुआवे कंपनी आज लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। और उस हुआवे कंपनी में इनिशियल जब वो स्टार्ट की गई तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चीन द्वारा की गई थी। तो कंपनियों के माध्यम से चीन जासूसी करने का काम करता है। और अपने यहां उन्होंने बहुत से लोगों को, एक पूरी टीम को रखा हुआ है जिसका काम केवल जासूसी करने का काम है। तो आज भी अभी एक्सपोज हुआ है, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह कहा है कि 10,000 लोगों का
जुनख्वा डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की चीन की एक कंपनी है जो शेंजन में है, जिसके 20 डाटा सेंटर पूरी दुनिया में है और जो रोज 15 करोड़ से ज्यादा डाटा का एनालिसिस करती है। वो 10,000 से ज्यादा भारतीयों की जासूसी कर रही है। और जासूसी करने में वो क्या जासूसी करती है? जासूसी करने में वो एक एक इंडियंस की लोकेशन के बारे में जासूसी करती है, उसकी मूवमेंट के बारे में जासूसी करती है, उसके फैमिली रिलेशनशिप के बारे में जासूसी करती है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं उसके मोबाइल के कैलेंडर के बारे में जासूसी करती है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के बारे में जासूसी करती है, सोशल मीडिया के ऊपर कैसी फीलिंग्स आ रही हैं उसके बारे में जासूसी करती है। ये तो पता लगा है। और मैं इससे आगे की बात बताता हूं कि अगर किसी ने कोई चाइनीज ऐप इंस्टॉल की हुई है, और हो सकता है चाइना ने कुछ कंपनियां अपने चीन के बाहर भी बनाई हुई हों, उन एप्लीकेशन को यदि हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो हमारे माइक्रोफोन की भी परमिशन लेते हों, हमारे कैमरे की भी परमिशन लेते हों, और जो हम बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल के अंदर हैं, जो हम बातचीत केवल फोन पर नहीं कर रहे, मेरा मोबाइल यदि पास में रखा हुआ है और मैं पास में कमरे में बैठकर कुछ बातचीत कर रहा हूं तो उसकी भी जासूसी हो सकती है। तो 10,000 लोगों का तो अभी पता लगा है। चीन की विसल ब्लोअर वायरोलॉजिस्ट ली मेंग यान, जो चीन से फरार होकर भागी है, उसने कहा है कि ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब में बनाया गया है और ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत और चीन की सेना की तुलना की बातचीत करते हैं। भारत और चीन की सेना की हम बात करें तो जब भी भारत और चीन की सेना की बात आती है तो हमारे सामने यह दिखा दिया जाता है, देखिए चीन के पास पहले 28 लाख सैनिकों की सेना थी, उसके बाद चीन ने वो सैनिकों की संख्या कम कर दी, 22 लाख रह गई। और 22 लाख में से भी अभी चीन ने कुछ सैनिक और कम किए, वो सैनिक अभी 20-21 लाख की संख्या में रह गई। अब ये जो सैनिक चीन ने कम किए, दुनिया को दिखाने के लिए कम किए कि हम देखो कितने अच्छे हैं, हम तो ज़्यादा सैनिक भी नहीं रखते, हम तो बहुत अहिंसावादी हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है, देखिए चीन की लगभग 22 देशों के साथ सीमा लगती है। कुछ देशों के साथ उसके लैंड की सीमा है, भौगोलिक सीमा है, और कुछ देशों के साथ उसके समुद्र की सीमा है। और ये जो 22 के 22 देश हैं, उसमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ चीन का कोई सीमा विवाद ना हो। रूस के साथ, रूस चीन कम्युनिस्ट देश हैं, एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं, इनके साथ भी अपने साथ सीमा के विवाद हैं। तो अगर हम सेना की बात करें तो चीन के पास लगभग 21 लाख सैनिक हैं और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, टोटल मिलाकर 26 लाख की सेना है। भारत की जो आर्मी है, सेना है, भारत की 14 लाख की सेना है और भारत के पास 21 लाख रिजर्व सैनिक हैं, तो भारत की सेना बनती है 35 लाख की। तो सेना की संख्या के मामले में हम चीन से भारी करते हैं। दूसरा, परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास लगभग 360 परमाणु हथियार हैं। और अभी क्योंकि अमेरिका के पास लगभग 1500 परमाणु हथियार हैं, तो चीन की ट्राई है कि हम अमेरिका के बराबर नहीं तो कम से कम 1000 परमाणु वेपन्स जरूर बना लें, क्योंकि हमें कल को अमेरिका के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। और आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि पूरी दुनिया में तो कोरोना वायरस फैला हुआ था, लेकिन चीन परमाणु हथियारों के ऊपर उसकी टेस्टिंग करने में अपने चाइना में लगा हुआ था, मिसाइल की टेस्टिंग करने में लगा हुआ था। तो चीन और भारत दोनों परमाणु ताकत हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने परमाणु बम है, चीन के पास कितने परमाणु बम है। परमाणु बम कोई 160 यूज होने वाले नहीं है, चीन के 320 यूज होने वाले नहीं है। हमने यदि 2-4 भी ठीक जगह पर गिरा दिए तो उसके बाद हो सकता है वो ज्यादा काम करें, चीन के 320 रखे के रखे रह जाएं। तो परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देश हैं, तो इसमें कोई भी देश छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से दोनों देशों की एक पॉलिसी है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स को फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, तो परमाणु हथियार है। दूसरा, हम यदि बातचीत करें कि कभी भी किसी भी जंग में, जंग केवल हथियारों के बल पर नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है दिमाग के बल पर, मस्तिष्क के बल पर, योजना के बल पर, कार्य योजना के बल पर, कोऑर्डिनेशन के बल पर। आर्मी की हमने बात की, हथियारों की। अब यदि हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो लगभग 2123 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास हम बात करें तो चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 323 हैं। चाइना के पास लगभग 1150 लड़ाकू जहाज हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 329 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 629 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट 220 हैं,
चीन के पास 270 हैं। भारत के पास 725 हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए 224 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 250 एयरक्राफ्ट हैं। तो वायुसेना की बात करें तो संख्या की दृष्टि से आपको ऐसा लगेगा कि चीन के पास लड़ाकू विमान ज्यादा हैं, लेकिन हम यदि एक कंडीशन की, भौगोलिक स्थिति की बात करें, एक रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। बोस्टन वारफेयर सेंटर ऑफ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की और वाशिंगटन की न्यू अमेरिकन फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। कब जारी की थी? मार्च में की थी। उस समय गलवान का कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान का कोई युद्ध होगा या आमने सामने खड़े होंगे, इसकी भी कोई चर्चा नहीं थी। तो उस समय वो जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया, उस रिपोर्ट की भी मैं पूरी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा कि अभी यदि हम बात करें एयरफोर्स में तो संख्या तो हमें चीन की ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन चीन की जो तिब्बत है उसको पूरी दुनिया की छत कहा जाता है। पूरी दुनिया की छत मतलब वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई का इलाका है, और सबसे ऊंचाई का इलाका है तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, हवा बहुत पतली हो जाती है, और जितने लड़ाकू जहाज हैं उनके अंदर जो जेट इंजन है उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो चाइना वहां से उड़ करके सीधा अटैक करके नहीं आ सकता। यदि वहां से वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाएगा, अपने फाइटर जेट को उड़ाएगा, तो उड़ते हुए उनकी पेलोड की कैपेसिटी वो अपनी आधी कैपेसिटी से ही उड़ पाएंगे, और यदि वो दूर से उड़कर आते हैं तो रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उनको रिफ्यूल करना पड़ेगा। लेकिन चाइना के पास रिफ्यूलिंग करने वाले टैंक ऐसे कोई पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो तिब्बत के ऊपर टैंक रिफिल नहीं किया जा सकता, तिब्बत के ऊपर जेट इंजन को बहुत अच्छे से चलाया नहीं जा सकता। तो चीन के पास एक बड़ी कमजोरी है कि चीन तिब्बत में बहुत मजबूत नहीं है। दूसरी बात, तिब्बत में चीन के पास केवल 8 एयरपोर्ट हैं, और वो जो 8 एयरपोर्ट हैं वो सारे मिलिट्री एयरपोर्ट नहीं हैं, वो कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जो सिविलियन हैं, तो सिविलियन एयरपोर्ट हैं। भारत के पास लगभग 20 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां से उड़कर भारत के एयरक्राफ्ट तत्काल भारत चीन के बॉर्डर के ऊपर चीन की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। तो भारत इस मामले में यहां पर मजबूत पड़ता है। दूसरा, भारत के पास जो हेलीकॉप्टर हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर है जो डबल डिस्क है, ज्यादा हाइट के ऊपर उड़ सकता है, ज्यादा लोड ले सकता है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे है जो बहुत नीचे भी उड़ सकता है, बहुत ऊंचे भी उड़ सकता है, और जो रडार को चकमा दे सकता है, जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई हैं, जो 9 mm की गोली से भी बुलेट प्रूफ है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर चीन के पास नहीं है, ये भारत के पास है, ये भारत की एयरफोर्स की ताकत है। यदि हम लैंड फोर्स की बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक हैं। चीन की बात करें तो चीन के पास लगभग 6-7 हजार टैंक हैं, लेकिन ये टैंक चाइना के बॉर्डर के ऊपर ज्यादा काम आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन का जो तिब्बत का इलाका है, तिब्बत का लद्दाख का इलाका है, ये ऐसा इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है। यहां पर टैंक बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल नहीं सकते। जब समतल जमीन के ऊपर लड़ाई होती है तो टैंक ज्यादा काम करते हैं, उस मोर्चे के ऊपर टैंक बहुत ज्यादा काम नहीं करते। तो संख्या की दृष्टि से यह दिखता है कि उनके पास ज्यादा टैंक हैं। एयरफोर्स की दृष्टि से भी हमें लगता है कि उनके पास ज्यादा जहाज हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि चीन का जो एरिया है वो भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा है। दूसरा, भारत के चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी किसी पड़ोसी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और चीन के साथ, जैसा मैंने बताया कि चीन के साथ 22 देशों की सीमाएं लगती हैं, तो 22 के 22 देशों के साथ चीन का झगड़ा है। कोई एक देश, एक नॉर्थ कोरिया को छोड़कर, और एक नॉर्थ कोरिया को छोड़कर बाकी कोई देश ऐसा नहीं है जिसके साथ चीन का झगड़ा नहीं हो। खुद चीन का ताइवान उसके साथ झगड़ रहा है, हांगकांग झगड़ रहा है, मकाऊ झगड़ा कर रहा है, फिलीपींस झगड़ा कर रहा है, साउथ कोरिया झगड़ा कर रहा है, जापान के साथ उसका झगड़ा है, रूस के साथ उसका झगड़ा है, और इधर अफगानिस्तान से लेकर जितने देशों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, एक पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चीन का झगड़ा नहीं हो। तो हमारे पास, अगर हम भारत और चीन की बात करें, तो जो आर्मर फाइटिंग व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो भारत के पास लगभग 600 की संख्या में हैं। चीन के पास वो उससे ज्यादा संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां हैं। अगर हम आर्टिलरी की बात करें, तोप की बात करें, तो भारत के पास लगभग 4000 तोप हैं, चीन के पास लगभग 3600 तोप हैं।
हमने तोप ज्यादा रखी हैं, टैंक हमारे पास कम है लेकिन तोपों की संख्या हमारे पास ज्यादा है। देखिए चीन को अपने टैंक, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां ताइवान के अंदर भी लगा, हांगकांग के अंदर भी लगानी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो मकाऊ के अंदर भी लगानी पड़ेगी। और चीन के अंदर ही ऐसे कुछ प्रांत हैं, ऐसे कुछ स्टेट हैं जहां पर लगातार विद्रोह होता हो। तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा किया तो तिब्बत अभी तक शांत नहीं हो पाया है, तिब्बत के ऊपर भी लगातार विद्रोह करता चलता रहता है। तो अपनी आर्मी का, अपने टैंक का, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा चीन को अपने उस आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए भी लगाना पड़ता है। तोपें, आर्टिलरी और कितनी है जो खुद चलने वाले, ऐसे आर्टिलरी वाले वाहन जो खुद चल सकते हैं, तोप को ले जा सकते हैं, वो भारत के पास 235 हैं, चीन के पास लगभग 3000 हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास लगभग 300 है, चीन के पास लगभग 3600 है। तो यहां पर चीन दिखने में हमें ताकतवर लगता है, लेकिन हम बात करेंगे कि जो वाशिंगटन की और बोस्टन की रिपोर्ट आई वो क्या कहता है कि भारत और चीन में यदि युद्ध होता है, देखिए 99% चांसेस क्या हैं, भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं होगा। चीन एक तरीके से, आपने लोमड़ी या भेड़िए जैसा, सियार जैसा आपने एक जानवर के नाम सुना होगा, उसकी तरह है, बंदर की तरह है, भेड़िए की तरह है। आप भेड़िए से डरेंगे तो वो गुर्राते हुए आपके सामने आएगा, आपने एक बार स्टेप ले लिया तो वो 4 कदम पीछे हो जाएगा। अभी देखिए चीन, भूटान की बात हो या नेपाल की बात हो या भारत की बात हो या किसी भी पड़ोसी देश की बात हो, साउथ चाइना सी में चाहे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की बात हो, तो चाइना जबरदस्ती किसी भी एरिया को अपना पुराना कोई नक्शा उठाकर, अपना कोई पुरानी कोई खामखा की बात लेकर ये कहेगा कि ये हमारा था, इसके ऊपर हमारा कब्जा है, और जबरदस्ती 2 कदम आगे आने की कोशिश करेगा। 2 कदम आगे आकर जब बातचीत होगी तो 1 कदम पीछे ले लेगा और 1 कदम की बढ़त ले लेगा। इस प्रकार की टैक्टिस चाइना पुराने समय से करता रहा है। तो इसी टैक्टिस के ऊपर चाइना काम करता है, लेकिन एक बार कोई मजबूती से जब उसको जवाब दे तो उसको कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। चाइना की स्थिति भी युद्ध की नहीं है, भारत की स्थिति भी युद्ध की नहीं है। युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर दोनों को नुकसान होने वाला है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट हो कि चाइना कुछ भी करे हमें एक तरीके से बलि का बकरा बना लेगा या भारत को ऐसे ही चबा जाएगा। ऐसी स्थिति भारत की नहीं है। भारत की स्थिति तिब्बत जैसी नहीं है, और भारत अब 1962 का भारत भी नहीं है। 1962 की भी हम चर्चा करेंगे। 1962 की बात करके चाइना बार बार अपने ग्लोबल टाइम्स से अपने जो पेड मीडिया कैंपेन वो चलाता है, $10 बिलियन वो हर साल, करोड़ों रुपए वो खर्च करता है। दूसरे देशों में वो मीडिया के लोगों को मैनेज करने का काम करता है। जितने भी बड़े देश हैं वहां पर मीडिया में, देखिए फर्ज कीजिए कि यहां पर अपने यहां कोई XYZ नाम का एक चैनल है, एक समाचार पत्र है, उसके अंदर कोई एडिटर, कोई रिपोर्टर काम करता है। वो एक सैलरी तो यहां से लेता है और एक सैलरी वो चीन से लेता है। चीन अपने यहां उसको अपने यहाँ के विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन की, पत्रकारिता की पढ़ाई की डिग्री उनको अलॉट करता है। वहां पर होने वाले कार्यक्रमों में विद फैमिली यहाँ के पत्रकारों को बुलाया जाता है। भारत के अंदर भी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक ऐसे पत्रकारों का समूह है जो मन से चीन के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सैलरी तो यहाँ के अखबार से, यहाँ के टीवी चैनल से लेते हैं और उनको एक सैलरी चीन उनको अंडर द टेबल देता है ताकि वो चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहें। अब वो मीडिया हाउस क्या दिखाएगा कि देखो भारत ने तो गलती कर दी, चीन के साथ तो उलझना नहीं चाहिए, चीन तो बहुत सुपर पावर देश है। वामपंथियों की मैं बात करूं तो 1962 का जब युद्ध था तो वामपंथी खुद चीन ने अटैक किया तो चीन का अटैक देने के लिए, का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत से वामपंथियों को पंडित नेहरू ने 1962 में जेल में डालना पड़ा था। तो वामपंथी चीन के साथ थे। मैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जापानियों के साथ भारत को आजाद करवाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ रहे थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वामपंथियों ने बहुत हल्के शब्द कहे थे। मैं भारत के वामपंथियों की बात करता हूं। तो चीन एक प्रोपेगेंडा फैलाता है कि जैसे वो बहुत बड़ा ताकतवर देश हो, वो भारत को झुका लेगा, भारत को उसके सामने खड़े नहीं होना चाहिए, भारत को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये पेड प्रोपेगेंडा भी चलता है। 95% भारत और चीन के अंदर युद्ध नहीं होगा। 1962 में भारत हारा नहीं था, भारत की सेना नहीं हारी थी। रेंजांगला से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स तक भारत के सैनिकों ने लोहा लिया था। और 1962 में भी देखिए, ये बोस्टन और
वॉशिंगटन की रिपोर्ट ये कहती है कि 1962 में जब भारत और चीन में युद्ध हुआ था, तो उस भारत और चीन में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की ओर से केवल 11,000 सैनिक लड़े थे और चीन की ओर से 30,000 सैनिक लड़े थे। एक तरफ 11,000 सैनिक, एक तरफ 30,000 सैनिक। भारत के उस समय 1,400 सैनिक बलिदानी हुए थे और चीन के 700 सैनिक मारे गए थे। मतलब हम उनसे शक्ति में 3 गुना कम थे, फिर भी हमने उनको अपने से आधा मारने का काम करे, और वो भी तब जब हमारे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, पहनने के लिए वर्दी नहीं थी, सर्दी में चलने के लिए कोई वाहन नहीं था, गर्म कपड़े नहीं थे, लड़ाई लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार की वो 303 नाम की बंदूक हमें पकड़ा रखी थी, 20-25 किलो की भारी, हथियार नहीं, गोला बारूद नहीं, बुलेट नहीं, एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं, मजबूती नहीं। 1962 में वहां के जो रक्षा मंत्री होते थे मेनन जी, वो चीन के एक तरीके से चीन के प्रवक्ता होते थे कि चीन के साथ तो हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना। नेहरू जी ने कभी सोचा नहीं था कि चीन के साथ हम कभी युद्ध लड़ सकते हैं। हमारे जो डीआरडीओ के जो हथियार बनाने के कारखाने हैं उनके अंदर कप प्लेट बनवानी शुरू कर दी थी, तसले बनवाने शुरू कर दिए थे, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनवाने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी की आंखों के ऊपर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ था कि अब हमें तो शांति, नोबेल शांति पुरस्कार लेना है, हमने तो पंचशील का सिद्धांत दे दिया, हमें तो किसी से युद्ध नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, और जब हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी तो हमें सेना की जरूरत नहीं है, और सेना की जरूरत नहीं है तो हमें हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय 1962 में गोला बारूद नहीं, हथियार नहीं, तो भी 3 गुना कम होते होते भी हमने अपने आधे सैनिकों को उनको मारने का काम किया था। यह भारतीय सैनिक की वीरता रही। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो प्रोपोगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स से लेकर 1967 में हमारे भारत के सैनिकों ने नाथुला के पास और कई मोर्चों के ऊपर चीन की धुलाई की थी, कई चौकियां चीन से वापस ली थी, चीन से जीते थे। चीन कभी भी, चीन का मीडिया, चीन का नेतृत्व 1962 की बात तो करता है, कभी भी 1967 की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो 1967 की बात करेगा तो उनको पता लग जाता है कि कैसे उनकी पिटाई हुई थी। और अभी भी गलवान घाटी में भी भारत के सैनिकों की संख्या कम थी, चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, फिर भी भारत के वीर सैनिकों ने बिना हथियार होते हुए, बिना तैयारी के होते हुए, पूरा भरोसा करते हुए, फिर भी अपने से ज्यादा मात्रा में चीन के सैनिकों को मारने का काम किया, उनको यमलोक पहुंचाने का काम किया। और इस बात की पुष्टि अलग अलग जो कब्र की फोटो आती हैं उससे हो जाता है, चीन के अंदर जो प्रदर्शन होते हैं उससे हो जाता है, अमेरिका की सैटेलाइट की इमेजेस से हो जाती है। तो भारत के सैनिक, भारत की आर्मी कभी भी कम नहीं रही है। तो ये प्रोपोगेंडा मीडिया ये दिखाता है कि भारत बहुत कमजोर है, चीन तो बहुत ताकतवर है। भारत के लोगों को कुछ संकल्प जगाना है। अभी देखिए, भारत के अंदर जो पिचकारी आती है, जो भगवान जी की मूर्ति आती है, जो सामान आता है, वो सब चीन से आता है। मतलब हम सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही जो अलार्म बजेगा जिससे हम उठते हैं, वो अलार्म चीन का बना हुआ है। सुबह उठने के बाद जब हम नीचे पैर रखते हैं तो वो मैट चीन का बना हुआ है। हम बाथरूम के अंदर गए तो बाथरूम के अंदर जो ब्रश का होल्डर है वो चीन का बना हुआ है। बाथरूम की फिटिंग्स चीन की बनी हुई है। हम बाथरूम से बाहर निकलकर किचन में आए, हमने पानी गर्म करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिकल केटल चीन की बनी हुई है। हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सामान है वो चीन का बना हुआ है। हम तैयार होकर निकलकर जैसे ही हम पूजा घर में गए तो भगवान की मूर्ति चीन की बनी हुई है। जो मूर्ति को जलाने के लिए जो अगरबत्ती का हमने प्रयोग किया, धूप का प्रयोग किया, उसका केमिकल चीन सप्लाई करने का काम कर रहा है। हम उतरकर नीचे आए, जो कीरिंग है वो चीन का बना हुआ है। हमने गाड़ी की सीट पर बैठे तो सीट में जो ऑटोमोबाइल में जो स्टीयरिंग का सिस्टम, जो रैक और पिनियन का सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम सप्लाई करने का काम चीन करता है, ऑटोमोबाइल के पुर्जे। हमने सीडी प्लेयर का बटन ऑन किया तो वो चीन सप्लाई कर रहा है। हमने पेन ड्राइव लगाया तो वो कई बार चीन का आ जाता है। हमने सीडी प्लेयर चलाया, म्यूजिक सिस्टम चलाया तो वो चीन का है। ऑफिस में पहुंचे तो डेस्क पर पहुंचे तो कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड चीन का लगा हुआ है। मोबाइल का प्रयोग किया तो मोबाइल चीन का बना हुआ है। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का सामान चीन का बना हुआ है। तो हमारे सामने अभी हमारी लोगों की दिनचर्या में चीन ने घुसपैठ कर ली है। हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है, हमारी आर्मी लड़ लेगी, लेकिन आर्मी को किसकी ताकत की आवश्यकता है? आर्मी को हमारी ताकत की आवश्यकता है। देखिए, अभी चीन से जो भारत में सामान आता है वो 5.25 लाख करोड़ रुपए का आता है। कितना आता है? 5.25 लाख करोड़ रुपए का। भारत यदि अपने सैनिकों के ऊपर, सेना के ऊपर 1 रुपया खर्च करता है तो चीन 5 रुपया खर्च करता है।
5 गुना ज्यादा उसकी रक्षा का बजट है। वो क्यों है? क्योंकि भारत से हम 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं और चीन को हम केवल 1 लाख करोड़ रुपए का सामान बेच पाते हैं। तो हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपए हम अपनी जेब से निकालकर चीन की जेब में, चीन की झोली में डाल देते हैं कि तुम इससे लड़ाकू विमान बनाओ, तुम इनसे टैंक बनाओ, तुम इनसे अपनी सेना की संख्या बढ़ाओ, तुम इनसे दूसरे हथियार बनाकर हमारे सैनिकों को दो, तुम इस पैसे को पाकिस्तान की सरकार को दो, पाकिस्तान की सरकार से वो पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री को जाएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री से वो पैसा पाकिस्तान की आईएसआई को जाएगा, पाकिस्तान की आईएसआई से वो पैसा भारत के अंदर अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, हाफिज सऊद को, मसूद अजहर को, दाऊद इब्राहिम को जाएगा और वो पैसा आतंकवादियों के साथ फिर हमारे सैनिकों के सीने के सामने गोली बनकर, बंदूक बनकर, बारूद बनकर आता है। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? एक संकल्प ले सकते हैं कि अपने जीवन में हमें कहीं भी किसी भी देश का बना हुआ सामान खरीदना पड़े, लेकिन हम चाइना का बना हुआ सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये 4.25 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम नेवी की। यदि हम नेवी की बात करें, देखिए हथियार, मैंने बात की कि जंग कभी भी, युद्ध कभी भी केवल संख्या के बल पर नहीं जीता जाता। अगर संख्या के बल पर युद्ध जीता जाता तो इजराइल के युद्ध की आप याद करो। इजराइल का सऊदी अरब के लगभग 8-9 देशों से युद्ध हुआ था। उसके पड़ोस में जितने भी देश हैं उनके साथ युद्ध हुआ। संख्या, इजराइल की वायुसेना, इजराइल की आर्मी, इजराइल की नेवी से कई गुना ज्यादा, कम से कम 50 गुना ज्यादा संख्या। 6 डे वार हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है कि इस 6 डे वार में छोटा सा इजराइल, जिसके लड़ाकू विमानों की संख्या कम, सैनिकों की संख्या कम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की संख्या कम, लेकिन 6 डे वार में उसने 8-8, 9-9 देशों को, दुश्मन देशों को केवल 6 दिन में ऐसी धूल चटाई कि उसके बाद उसके दुश्मन देशों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इजराइल के सामने आकर आमने सामने का युद्ध कर सकें। तो युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है, केवल हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। यदि हम नेवी की बात करें तो इंडिया के पास 2850, इंडिया के पास यदि हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास 1 है, चीन के पास 2 हैं। लेकिन इंडिया अभी 1 एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर कर चुका। चाइना के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो नए हैं, उसके पास उनके संचालन का, उनको चलाने का बहुत डिटेल में अनुभव नहीं है। भारत के पास पहले विक्रांत और अब विक्रमादित्य का बहुत डिटेल में अनुभव है। विमानवाहक युद्धपोत, विध्वंसक युद्धपोत जो लड़ाई में काम आते हैं वो भारत के पास 10 हैं, चीन के पास 36 हैं। छोटे जंगी जहाज जिनको फ्रिगेट बोला जाता है वो भारत के पास 20 हैं, चीन के पास 35 हैं। पनडुब्बियों की बात करें तो पनडुब्बियों भारत के पास 16 हैं, चीन के पास 74 हैं। यहां पर संख्या पनडुब्बियों की चीन की ज्यादा है। अब भारत यदि पनडुब्बी बनाएगा तो उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे। तो भारत ने चीन की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए P-8 के नाम से अमेरिकी विमान लिए हैं, जिनको पनडुब्बी हंटर के नाम से जाना जाता है, जो सीधे समुद्र के अंदर पनडुब्बी को निशाना बनाने का काम करते हैं। तो भारत ने ये ले लिया और फ्रांस के साथ मिलकर भारत पनडुब्बियों की संख्या भी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो पनडुब्बियों की संख्या चीन की ज्यादा दिखती है, लेकिन चीन के पास विवाद भी ज्यादा है। देखिए चीन का झगड़ा केवल एक के साथ नहीं है, भारत का झगड़ा तो केवल पाकिस्तान और चीन के साथ है, लेकिन चीन का झगड़ा अपने सारे अड़ोसी पड़ोसियों के साथ है। साउथ चाइना सी में चीन ने बहुत बड़ा झगड़ा मोल लिया हुआ है। और अभी आप देखेंगे तो अमेरिका ने अपने बेड़े को साउथ चाइना सी में भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन अपनी नेवी की फोर्स को हिंद महासागर में, जहां भारत के साथ लड़ाई करनी है, जहां पर स्टेट ऑफ मलक्का है, जहां से चीन का सारा व्यापार होता है, उसको उसके ऊपर फोकस ना करके उसका ध्यान अमेरिकी बेड़े के ऊपर रहे। तो साउथ चाइना सी के अंदर चीन की नेवी को ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। अब आगे हम बात करें गश्ती युद्धपोत जो रेकी करने के काम आते हैं और इसके साथ साथ राहत सामग्री करना और दूसरा चीजों को पहुंचाना, इसके में काम आते हैं। वो भारत के पास 135 हैं, चीन के पास 220 हैं। तो भी भारत के पास कम नहीं। क्यों? क्योंकि चीन की जो साउथ चाइना सी का एरिया है वो चीन का बड़ा है, भारत का छोटा है। भारत की पहुंच इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत के पास अंडमान निकोबार जैसी जगह है, और ये जो अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जो मलक्का की स्टेट से लेकर हिंद महासागर के, हम यदि
पूर्वी भारत के बंगाल की खाड़ी के आसपास की हम बात करें तो इस पूरी बंगाल की खाड़ी को वो खाड़ी के नीचे के हिंद महासागर को कवर करने का काम करता है। समुद्री बेड़े की बात करें तो भारत के पास 295 हैं, चीन के पास 724 हैं। छोटे लड़ाकू युद्धपोत की बात करें तो भारत के पास 19 हैं, चीन के पास 50 हैं। तो नेवी चीन की दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन चीन की नेवी बड़ी होने के बाद भी वो चीन की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन की नेवी को दक्षिण चीन सागर में जो आसपास के जितने उसके दुश्मन देश हैं, ताइवान से लेकर, हांगकांग से लेकर, मकाऊ से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, जापान से लेकर, फिलीपींस से लेकर, ये सारे देशों के साथ उसको साउथ चाइना सी में उलझना है। तो वो बहुत अधिक हिंद महासागर में आकर झगड़ा नहीं कर सकता। और अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। चीन ने जो अमेरिका के हम्बनटोटा पोर्ट ली थी, वहां पर भारत ने अपना हम्बनटोटा का एयरपोर्ट लीज पर ले लिया है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर चाबहार, पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट बनाने का काम शुरू किया। तो भारत ने भी ईरान के साथ मिलकर पोर्ट बनाने का काम शुरू किया ताकि चीन की उस पोर्ट को भारत घेर सके। तो अगर नेवी की दृष्टि से भी देखा जाए तो चीन के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। भारत के साथ सहयोगी के रूप में अमेरिका खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, जापान खड़ा है। और भारत के पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं है, चीन के सारे पड़ोसियों के साथ झगड़ा है। ये मैंने थोड़ी सी आपके सामने बातचीत की। अब मैं आगे बातचीत करता हूं जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है। उससे पहले दो बातें और। अभी राफेल अपने यहां आया है। राफेल बहुत शक्तिशाली है। ये जो कंपैरिजन है इसमें राफेल की चर्चा नहीं की गई है। राफेल ऐसा है जो मल्टी टारगेट सेट कर सकता है। राफेल ऐसा है, राफेल की खूबियों की बात करें तो 1 घंटा अकेले राफेल की खूबियों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आज के वीडियो में राफेल के बारे में अधिक बातचीत नहीं करेंगे। भारत ने एक और बड़ी पहुंच, एक बड़ी बढ़त हासिल की है। वो क्या कि आज भारत, मार्च 2020 में भारत ने एक टेस्ट किया था। हम जो लोग हैं ना, हमारे सामने सकारात्मक चीजें कम आती हैं, अखबार वाले भी कम छापते हैं, सरकार के सामने ऐसा कोई तंत्र नहीं है। चीन के अंदर क्या है, रात को 7:30 बजे चीन की ओर से यह नियम लागू है कि चीन में जितने भी लोग हैं उनको चीनी मीडिया को देखना पड़ेगा। जो चीन दिखाएगा उसको उनको देखना पड़ेगा। चीन ने अपने आप फेसबुक को बैन किया हुआ है, गूगल को बैन किया हुआ है, यूट्यूब को बैन किया हुआ है। ये सारी सिंपल बातें हैं जो सब जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर नियंत्रण है, मीडिया के ऊपर नियंत्रण है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वही दिखाएगा जो चाइना की सरकार कहेगी। तो अभी भारत ने मार्च 2020 में एक विशेष उपलब्धि हासिल की, जिसके लिए हम अपने स्वदेशी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देते हैं। वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल उन्होंने परीक्षण किया और एक सैटेलाइट को जो धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है उसको सफलतापूर्वक मार गिराया। यद्यपि चाइना के पास भी एक कैपेसिटी है, लेकिन चाइना के पास सैटेलाइट को ट्रैक करने की कैपेसिटी नहीं है। यह सैटेलाइट को ट्रैक करने की कैपेसिटी केवल 2 देशों के पास है, एक अमेरिका और एक रूस। रूस भारत के खिलाफ चीन को कोई ट्रैकिंग देने वाला नहीं है। और अमेरिका का थिंक टैंक और अमेरिका की ओर से बार बार भारत को, वाशिंगटन की ओर से यह कहा जाता है कि भारत हमारा डिफेंस पार्टनर है। और अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने एक और ऑफर दिया था कि भारत यदि चाहे तो भारत को हम नाटो देशों की तरह ही अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने का काम भारत ने किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। और अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए टेस्ट व्हीकल का डेमो और टेस्टिंग करने का काम भी अभी इसी महीने 7 दिन पहले भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की इंजीनियरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके ऊपर भी भारत लगातार काम कर रहा है। 2014 से जब से राष्ट्रवादी सरकार आई है तब से कई काम बहुत से अच्छे हुए हैं। अभी राफेल की जब डिलीवरी हुई, सेना में जब शामिल करने की अभी 2 दिन पहले जो इवेंट थी परसों, तो उस समय फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली आई हुई थी। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि यूएनओ में भारत की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए फ्रांस खुलकर भारत का समर्थन करता है। और अमेरिका की सीनेट में एक बिल पेश किया गया। उस बिल में अमेरिका की सीनेट में यह कहा गया कि शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति ना कहा जाए। क्यों? क्योंकि उनको जनता ने नहीं चुना। देखिए, चीन के अंदर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीन नहीं है। चीन के अंदर केवल एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है एक राजनीतिक पार्टी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी अपना महासचिव चुनती है। वो जो महासचिव है वो उस देश को रूल करने का काम करता है, जनरल सेक्रेटरी।
जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, तो शी जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। वहां पर चुनाव में भाग केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी ले सकते हैं और कोई विपक्षी दल नहीं है। किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो अभी अमेरिका ने तिब्बत की आजादी का समर्थन किया है, तिब्बत को लिफ्ट करने में लगा हुआ है, ताइवान का सहयोग कर रहा है। ताइवान के बारे में यह कहा है, ताइवान ने कहा है कि यदि चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है, देखिए असली चीन कौन सा है, चांग काई शेक वाला, वो चीन है जो आज का ताइवान है। ये जो चीन है ये तो तानाशाही गुंडागर्दी का चीन है। तो इसमें अमेरिका में ये सीनेट में बिल पेश किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि शी जिनपिंग को राष्ट्रपति नहीं कहा जाए, उसको तानाशाह कहा जाए। और जैसे ही उसको तानाशाह कहा जाएगा, दुनिया की नज़रों में चीन अलग थलग और ज़्यादा पड़ जाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सन की तानाशाह है। यदि शी जिनपिंग को ऐसे ही तानाशाह कहा जाए और पूरी दुनिया की सरकार उसको राष्ट्रपति नहीं कहे और चीन में तानाशाही है, ऐसा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो एक एक शब्द का फर्क पड़ता है। जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि एक शब्द के उच्चारण से सारा मीनिंग बदल जाता है। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा कि यह सिपाही विद्रोह था, यह गदर था। हम क्या कहते हैं, यह क्रांति थी। यदि हम 1857 को गदर कहते हैं तो क्या पिक्चर उमड़ती है कि कुछ हुड़दंगी नशे में गुंडागर्दी में सवार कुछ लोगों ने कुछ हुड़दंग मचाया, गदर मचाया। और यदि हम क्रांति कहते हैं तो ये एक विचार आता है कि सुनियोजित ढंग से लोगों ने अन्याय और अत्याचार का विरोध किया था। तो एक एक शब्द का फर्क पड़ता है। तो अमेरिकी सीनेट में ये बिल पास किया गया है कि शी जिनपिंग को राष्ट्रपति ना कह के शी जिनपिंग को केवल तानाशाह कहा जाए। अब हम बात करते हैं, उस रिपोर्ट की बात करते हैं जो रिपोर्ट अभी आई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि भारत और चीन में मान लीजिए युद्ध होता है, और यह रिपोर्ट अब की नहीं है, यह रिपोर्ट मार्च की है। इस रिपोर्ट को बोस्टन की वेलफेयर सेंटर, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसने, और वाशिंगटन की न्यू अमेरिकन फोर्स ने पब्लिश किया है। हजारों पन्नों की रिपोर्ट है। कुछ मेन कंटेंट की हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि यदि भारत और चीन का युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि चीन के पास संख्या ज्यादा है, चीन बड़ा है, तो परिणाम चीन के पक्ष में आएगा। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि परिणाम कुछ ऐसा भी आ सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। और एक और बाहर के थिंक टैंक का मानना यह है कि आपके और मेरे सामने, मेरी कुछ जो चाइना के बारे में एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत हो रही थी, अपने भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी और डॉक्टर कुसुमलता केडिया जी, जो चीन के बारे में 20-30 सालों से अध्ययन कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं देखिए केवल बात कहने के लिए बात नहीं कह रही। अभी उनसे मेरी लगभग 1 घंटा 3-4 दिन पहले चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं ये बता रही हूं कि हो सकता है कि आपके और हमारे सामने जिस जम्बू द्वीप का, जिस अखंड भारत को हम सोचते थे वो हो जाए। अब आपको इसके ऊपर यकीन नहीं होगा। ये जो अखंड भारत होगा ये पॉलिटिकल बाउंड्री वाला नहीं होगा। जैसे आप यूरोप में यूरो चलती है ना, कल को जैसे रूस टूटा था वैसे ही मान लीजिए चाइना टूट जाता है 5 टुकड़ों में, और भारत एशिया की बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन जाता है, वर्ल्ड की बड़ी पावर के बीच में आ जाता है, ऊपर वाली 3-4 इकोनॉमिकल पावर के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद ये जो एशिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर राजी हो जाएं कि हम अपनी एक ऐसी साझी मुद्रा चलाएंगे, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम मिलजुल कर निर्णय लेंगे। अभी अरब देशों के साथ कोई संकट नहीं है, भारत के साथ छोटे छोटे और जो बांग्लादेश है, बर्मा है, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। जापान भी पहले से साथ है, यद्यपि जापान उस अखंड जम्बू द्वीप में नहीं आता था। तो यदि हम जम्बू द्वीप की बात करें, अखंड भारत की बात करें, तो कोई ऐसी मुद्रा हो सकती है, कोई न्यूनतम ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा हो सकता है जिसमें हम चाहे पॉलिटिकल बाउंड्रीज ना हो, लेकिन हम कुछ मुद्दों के ऊपर उस अखंड भारत को देख सकते हैं। ये उन्होंने कहा। मैंने कहा कि आपका आधार क्या है? उन्होंने कहा मेरा आकलन नहीं है, जो कुछ बड़े थिंक टैंक हैं, यूरोप के थिंक टैंक हैं, उनका यह आकलन है कि चाइना अपने अंदर से बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है, और वो क्योंकि बुरी तरह से उलझा हुआ है, शी जिनपिंग का विरोध हो रहा है, आपस में क्लैश हो रहा है, और इन सारी चीजों के बीच में हो सकता है चाइना ब्रेक हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं लगता, चाइना के अंदर तो 1 पार्टी शासन है, और चाइना के अंदर तो इतना मजबूत चाइना दिखाई देता है कि यह हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि जब रूस टूटा
तो क्या किसी को अंदाजा थोड़ा ही था? जब रूस टूटा तो रूस भी तो वर्ल्ड पावर था। जब रूस के कई टुकड़े हो सकते हैं तो चीन के भी हो सकते हैं, तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। हम एक बार मान ले हो सकता है उनकी बात सच हो, तो ये एक पक्ष हुआ, हम इसको एक साइड में सोचते हैं। अब बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो तो पता नहीं क्या हो। तो आगे वो थिंक टैंक ये कहता है कि यदि हथियारों की संख्या के आधार पर जीत होती तो वियतनाम में संख्या के आधार पर वियतनाम के साथ जब चीन का युद्ध हुआ, देखिए चीन का वियतनाम के साथ युद्ध हुआ, वियतनाम का अमेरिका के साथ युद्ध हुआ। अमेरिका कितना पावरफुल है? सुपर पावर है। वियतनाम छोटा सा देश, हथियार ज्यादा नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, तकनीक ज्यादा नहीं, पैसा भी ज्यादा नहीं, लेकिन अमेरिका को छकाने का काम किया। फिर चीन ने आक्रमण किया तो चीन को पीछे हटना पड़ा, चीन को पीछे झुकना पड़ा। वियतनाम की हार नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि वियतनाम अगर संख्या के आधार पर हार होती तो वियतनाम को चीन हरा देता। फिर दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं कि अफगानिस्तान में रूस ने कोशिश की कि अफगानिस्तान को हरा दें, अफगानिस्तान को कब्जे में ले लें, अफगानिस्तान में वो करें जो हम चाहते हैं, तो रूस को पीछे हटना पड़ा। संख्या में बहुत बड़ा था, हथियार बहुत थे, लेकिन वो नहीं हुआ जो रूस चाहता था। अमेरिका आया तो अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। तो वियतनाम और अफगानिस्तान दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये कहते हैं कि युद्ध केवल संख्या के आधार पर नहीं लड़ा जाता। वो थिंक टैंक आगे कहते हैं कि यदि चीन और भारत में युद्ध हुआ तो हो सकता है भारत चीन के ऊपर भारी पड़े। मैंने आपको बताया ये मार्च में हुआ 1962 के युद्ध में। वो बताते हैं कि 1962 के युद्ध में चीन के 700 लोग मारे गए थे, भारत के 1400 मारे गए थे। लेकिन एक बात हमें नहीं बताई जाती कि भारत की ओर से केवल 11,000 सैनिक लड़े थे और चीन की ओर से जो लड़ने वाले सैनिकों की संख्या थी वो 30,000 थी, माना 3 गुना ज्यादा थी। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे तो हजारों सैनिक मरने चाहिए थे, लेकिन हमने तो बराबर के मारे हैं। अब बोस्टन वेरफेयर सेंटर की अगली रिपोर्ट में और वाशिंगटन की न्यू अमेरिकन फोर्स की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि ये जो टकराव है भारत और चीन का, ये ऊंचाई पर होने वाला टकराव है। और ऊंचाई पर होने वाले टकराव में भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स चीन के ऊपर भारी पड़ेगी। चीन की एयरफोर्स की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन चीन अपनी सारी एयरफोर्स को भारत के खिलाफ नहीं लगा सकता। चीन को अपनी आधी एयरफोर्स को दूसरी सीमाओं के ऊपर, साउथ चाइना सी में और दूसरे हिस्सों में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन की जो बाउंड्री है वो बहुत लंबी है। भारत की बाउंड्री चीन के साथ जो लगती है, उसके अलावा भी चीन की एक बड़ी बाउंड्री है जो उसके दुश्मन देशों के साथ लगती है, जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आगे वो कहते हैं कि परमाणु हथियारों के बल पर हम बातचीत कर चुके हैं कि भारत के पास 160 है, चीन के पास 320 है। सबसे पहला परमाणु टेस्ट चीन ने 1964 में किया, भारत ने 1974 में किया और 1965 में तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर भाभा, उन्होंने तो सरेआम कह दिया था कि यदि हमें प्रधानमंत्री कहें तो हम तो 8 महीने के अंदर परमाणु बम बना सकते हैं। और उन्होंने ये कह दिया था तो सारे देशों के पेट में मरोड़े उठने लग गए थे। अमेरिका से लेकर सारे देशों ने यह सोचा कि यदि भाभा ने परमाणु बम बना दिया और भारत यदि परमाणु बम बना लेगा, चीन से भी पहले बना लेगा, तो ये तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिका के पास उस समय रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस, कुछ देशों के पास परमाणु बम होता था। तो उस समय डॉक्टर भाभा की हत्या की गई। किसने की? अमेरिकन एजेंसीज ने की। आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, वो अलग बात है। तो भारत ने 1974 में परमाणु बम बना लिया। तो ये रिपोर्ट ये कहते हैं कि परमाणु युद्ध होगा नहीं, और परमाणु युद्ध होगा तो उसमें भी हो सकता है भारत भारी पड़े। क्यों? क्योंकि भारत के जो कुछ अड्डे हैं परमाणु हथियारों के, वो ऐसे सीक्रेट हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। और परमाणु बम, जिसका दिमाग, जिसकी योजना ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्यादा उसमें भारी पड़ेगा। परमाणु बम तो 5, 7, 10 ही यूज होने वाले हैं, कोई 100, 150 की संख्या में परमाणु बम यूज होने वाले नहीं है। और यदि भारत की बात करें तो भारत के पास भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके ले जा सकती हैं। तो भारत के पास भी हवा से, जमीन से, समुद्र से परमाणु हथियार दागने की टेक्निक में कोई कमी नहीं है। आगे वो कहते हैं कि भारत और चीन की वायुसेना में, हमें लगता है कि चीन की वायुसेना में जहाज ज्यादा हैं, लेकिन वो आगे बताते हैं कि चीन की जो स्थिति है उसमें चीन इस क्षेत्र में 157 ही हवाई जहाज का प्रयोग कर सकता है और उसके पास केवल कुछ ग्राउंड अटैक के लिए ड्रोन होंगे, जबकि भारत के पास 270 हवाई जहाज हैं जो केवल वो इस एरिया के लिए प्रयोग कर सकता है और 68 ग्राउंड अटैक के लिए उसके पास एयरक्राफ्ट है। ये भारत के पास 270 हैं, जबकि चीन के पास इस एरिया में भारत का मुकाबला करने के लिए 157 विमान है और कुछ ग्राउंड अटैक के लिए ड्रोन है।
चीन के पास ज्यादा तो है, लेकिन वो सारे हवाई जहाज को भारत के लिए यहां पर नहीं लगा सकता। आगे कहते हैं कि भारत के वायुसैनिक के अड्डे, देखिए चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरी चीन में, चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, लेकिन भारत ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो इस एरिया में डेवलप किया है। तो भारत के पास 20 हवाई अड्डे हैं जहां से वो चीन के ऊपर अटैक कर सकता है। चीन के पास केवल 8 हवाई अड्डे हैं जिनसे वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, और वो जो 8 हवाई अड्डे हैं वो मिलिट्री एयरबेस नहीं है, वो उनमें से कुछ हवाई अड्डे तो सिविलियन एयरबेस हैं जहां पर बहुत प्रभावी मिलिट्री कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये बताते हैं कि चीन के पास एयर टू एयर रिफिल करने के लिए पूरे के टैंक नहीं है, और चीन के लड़ाकू विमान को बहुत दूर से उड़ने के लिए आना पड़ेगा। यदि चीन के लड़ाकू विमान उड़ते हैं तो तिब्बत के अंदर जिन हवाई अड्डों से वो उड़ेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है उसका आधा ही लोड वो उठा सकते हैं, जितनी मिसाइल वो ले जा सकते हैं, जितना लोड वो कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन बहुत थिन है, जबकि भारत के लड़ाकू विमानों को नजदीकी ऊंचाई से उड़ना है, कम ऊंचाई से उड़ना है, तो वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी चीन की सीमा के ऊपर पहुंच सकते हैं। फ्रैंक ओ डायर और अलेक्जेंडर बेल्फ्रोस द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें वो कहते हैं कि भारत के पास मिराज 2000 है, सुखोई है, चीन के पास J-10 है, J-11 है। ये भारत के मिराज 2000 और सुखोई, देखिए मार्च की रिपोर्ट है, उस समय राफेल नहीं आया अपने पास, तो राफेल को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं बिना राफेल के बात कर रहा हूं कि जो भारत के एयरफोर्स जो लड़ाकू विमान है ये मल्टी रोल कैपेसिटी के हैं, जबकि चीन का केवल J-10 मल्टी रोल कैपेसिटी का है। तो यहां पर भी भारत के मिराज और सुखोई चीन से भारी पड़ते हैं, और यदि हम अब इसमें राफेल को जोड़ लें तो उसके बाद हमारी ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाती है। चीन के 4 हवाई अड्डे तो और ज्यादा नाजुक हैं। यदि भारत किसी कारण से इन 4 हवाई अड्डों को डिस्ट्रॉय कर देता है तो चीन की कंडीशन और ज्यादा पतली हो जाएगी। अगर फिर अगली उस रिपोर्ट में बात करते हैं, हम कुछ पिन पॉइंट बिंदुओं की बात करेंगे, बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे। वो अगला बिंदु कहते हैं कि एक्सपीरियंस का। चीन ने 1979 में वियतनाम के साथ लड़ाई लड़ी थी, और वियतनाम के साथ लड़ाई भी वो जीता नहीं था, पीछे हटना पड़ा था उसको। तो चीन के सैनिकों का कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। भारत के सैनिकों का लड़ाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा है। कारगिल के युद्ध के साथ साथ भारत के सैनिक ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, ज्यादा जुझारू माने जाते हैं। अभी जो अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास होते हैं ना, तो चीन का युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? एक तो रूस के साथ होता है और एक पाकिस्तान के साथ होता है। भारत का युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है। इन देशों के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है, युद्ध की सैन्य प्रैक्टिस होती है। तो चीन की सैन्य प्रैक्टिस पाकिस्तान के साथ होती है, रूस के साथ होती है। रूस और चीन भी सीमा के ऊपर कुछ विवाद हैं, तो रूस और चीन के ऊपर जो प्रैक्टिस होती है वो केवल दिखावटी होती है। भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी कोई सीमाओं का झगड़ा नहीं है, ऐसा कोई दिखाने का झगड़ा नहीं है। और ये जो युद्ध अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, उसमें जो पश्चिम के सैन्य एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं, सेना के एक्सपर्ट, कि जो भारत की सेना में ऑफिसर हैं और जो भारत के जवान हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, और वो अनुभवी हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। अभी एयरफोर्स के जैसे पायलट हैं, भारत के पायलट तुरंत निर्णय लेते हैं। अभी अपने अभिनंदन के पास सामान्य लड़ाकू विमान था और उन्होंने अमेरिका के F-16 को गिरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन ले पाते थे। और ये काम ऐसा किया गया कि पाकिस्तान से लेकर F-16 बनाने वाली लॉबी भी इसको स्वीकार नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार कर लेती कि उस समय शायद अभिनंदन जी मिग उड़ा रहे थे, कि मिग से F-16 गिरा दिया तो ये तो ऐसा है कि जैसे कोई पिस्तौल से AK-47 का मुकाबला कर ले, तो उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। तो एयरफोर्स में अभी वो कोट करते हैं, इस रिपोर्ट में कोट करते हैं, वो कहते हैं कि अभी एक एयरफोर्स का अभ्यास किया गया, उसमें चाइनीज पायलट विमान उड़ा रहा था। J-10, J-11, J-20 विमान तो था, तकनीक तो थी, लेकिन अनुभव नहीं था। वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कभी युद्ध नहीं किया। वो हर निर्देश के लिए अपने ग्राउंड स्टाफ के ऊपर निर्भर थे कि ग्राउंड से जो आदेश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन जब युद्ध होता है तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हमारे पायलट को खुद निर्णय लेना पड़ता है कि हमें कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कहां से अटैक है। तो इस मामले में पश्चिम के मिलिट्री एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत की
भारत के सैनिक और भारत के अधिकारी हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो एक्सपीरियंस के मामले में भारत चीन से बहुत आगे पड़ता है। ऊंचाई के ऊपर लड़ाई लड़ने का भारत का अनुभव ज़्यादा है। सियाचिन में हमने पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो सियाचिन को कैप्चर करने का काम ये 86, 87 के आसपास, 85 के आसपास भारत ने किया है। गलवान में देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है इससे पहले गलवान नहीं हुआ है, मार्च में ये रिपोर्ट है। गलवान वाला जो झड़प है वो कब हुई है? वो जून में हुई है। तो गलवान में ये रिपोर्ट नहीं आई। अगर गलवान तब तक हो चुका होता तो इस रिपोर्ट में भारत के सैनिकों की उस हिम्मत की भी दाद दी जाती कि बिना हथियारों के भी भारत के सैनिकों ने आधे होते हुए अपने दुगने चाइना के सैनिकों को मजा चखाने का काम किया। ये रिपोर्ट इसमें नहीं आई, अगली रिपोर्ट आएगी तो उसमें आएगी। रक्षा बजट चीन का 5 गुना ज्यादा है, लेकिन चीन प्रोपोगेंडा ज्यादा करता है। मैंने जैसा बताया कि करोड़ों रुपए चीन केवल इस बात के लिए खर्च करता है कि प्रोपोगेंडा फैलाया जाए, किसी भी तरीके से अपने आप को, दुश्मन को डिमोरलाइज किया जाए, अपने आप को बड़ा दिखाया जाए, महान दिखाया जाए, बहुत इतना बड़ा दिखाया जाए कि कोई लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। जैसा मैंने बताया ना, बंदर को आपने देखा है, आप रास्ते में जाएं, सामने कोई बंदर है तो बंदर के सामने आपने यदि 2 कदम पीछे हटे तो बंदर गुर्रा कर आपके सामने आएगा। अब यदि बंदर के सामने आपने ऐसे ही हाथ उठा लिया और आप मारने के लिए दौड़े तो बंदर आपसे दुगनी स्पीड से दौड़ कर जाएगा। ठीक यही भेड़िया भी करता है, सियार भी करता है, गिदड़ भी करता है। तो जितने ये काये पशु होते हैं, उन काये पशुओं की तरह चीन की प्रवृत्ति है। वो अपने आप को बड़ा दिखाने का, निडर दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जब कोई उसको उत्तर देने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो पीछे कदम हटाता है। अब भारत ने भी अपने पंजे जमा लिए हैं कि रक्षा बजट चाहे चीन का 5 गुना ज्यादा हो, चाहे कुछ भी हो, यदि हमें युद्ध करना है तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब चीन धीरे धीरे पीछे हटेगा, लेकिन क्योंकि निकम्मा है इसलिए बहुत जल्दी नहीं हटेगा, तो उसके सामने हमें डटकर खड़ा होना है। तो भारत के बारे में वो कहते हैं कि भारत की सेना के अंदर पारंपरिक मजबूती है, भारत की सेना एक्सपर्ट है, पारंपरिक मजबूत है। वो फिर आगे कहते हैं कि लद्दाख में भारत के 1.25 लाख सैनिक हैं और चीन की सेना चाहे 21 लाख की हो, भारत की 14 लाख की हो। रिजर्व सेना को छोड़ देते हैं, चीन की रिजर्व सैनिक 5 लाख हैं, भारत के 14 लाख हैं, उनको छोड़ देते हैं। हम यदि भारत की सेना की बात करें और चीन की सेना की बात करें तो भारत के 2.25 लाख सैनिक अभी लद्दाख के मोर्चे के ऊपर, लद्दाख के आसपास, चीन की सीमा के आसपास है। चीन भी केवल अपने 2 लाख सैनिकों को ही सीमा के ऊपर, लद्दाख के सीमा के ऊपर, चीन सीमा के ऊपर लगा सकता है। उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा दूसरे मोर्चे के ऊपर, ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, फिलीपींस के साथ, साउथ चाइना सी के साथ, उनके जो 2-3 प्रांत हैं जिनमें सिनजियांग और तिब्बत में जहां लगातार विद्रोह चलता रहता है, उसको दबाने में लगे हुए हैं। तो इस सीमा के ऊपर भी वो अमेरिकी एक्सपर्ट ये कहते हैं, वाशिंगटन वाले, वो कहते हैं कि चीन अपनी बहुत बड़ी सेना को नहीं लगा सकता। वो कह सकता है कि मेरी 21 लाख की सेना है, आपकी 11-12 लाख की सेना है, लेकिन उसके सैनिक भी काम आने वाले नहीं है, वो केवल दिखने के लिए नंबर है। आगे वो कहते हैं कि यदि भारत चीन के, यदि युद्ध होता है तो चीन की हाई स्पीड रेल का नेटवर्क, यदि चीन के पठारों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं उसके ऊपर बमबारी करके एक आध हवाई अड्डे को, रेल लाइन को नष्ट कर देता है, तो चीन को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। भारत की सेना चाइना की बॉर्डर के पास 2.25 लाख के आसपास है, चीन को अपनी सेना को मूवमेंट करवानी पड़ेगी। और इस रिपोर्ट में वो ये भी कहते हैं कि चीन की सेना की यदि मूवमेंट है तो अमेरिका, मार्च में कह रहे हैं, अमेरिका भारत को सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका चीन की सेना की मूवमेंट की जानकारी भी, अपने सैटेलाइट की सूचना भी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। अब मिसाइल की कैपेसिटी की बात करें, कई बार हमें यह कहा जाता है कि चीन के पास तो बहुत पावरफुल मिसाइल हैं, तो ये रिपोर्ट ये कहती है, जो वाशिंगटन की रिपोर्ट है और बोस्टन की रिपोर्ट है, वो कंपेयर करते हुए ये कहती है कि मिसाइल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के एक हवाई अड्डे को नष्ट करने के लिए चीन को लगभग 220 मिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि चीन भारत के एक हवाई अड्डे को यदि एक दिन में बंद करना चाहता है, भारत फिर उसको रिपेयर कर लेगा, लेकिन एक बार यदि वो उसको बंद करना चाहता है तो 220 मिसाइल उसको यूज करनी पड़ेगी। और इस भारत और चीन के मोर्चे पर चाइना की लगभग 1000 मिसाइल लगी हुई हैं, 1200 मिसाइल लगी हुई हैं, 1200 मिसाइल उसके पास इस मोर्चे के ऊपर उपलब्ध हैं। तो भारत के 4 से 5 हवाई अड्डे नष्ट करते हुए चीन की सारी मिसाइल यूज हो जाएंगी, तो 4 से 5 हवाई अड्डे नष्ट होंगे। बदले में भारत ने यदि चीन के 8 में से 4 से 5 हवाई अड्डे यदि नष्ट कर दिए 1000 मिसाइल यूज करके, तो
तो चाइना की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। भारत के पास फिर भी 15 ऐसे हवाई अड्डे मिलेंगे, बचे रहेंगे 5 नष्ट होने के बाद भी, जिनसे वो चाइना की सीमा के पास जाकर अटैक कर सकता है, क्योंकि भारत के पास 20 ठिकाने हैं, चाइना के पास केवल 8 ठिकाने हैं। आगे वो कहते हैं कि चाइना की ताकत क्या है, कि चाइना की सेना के पास आधुनिक तकनीक है, रक्षा का बजट ज्यादा है, निवेश बहुत किया है, क्योंकि व्यापार से उसके पास पैसा ज्यादा आया है। और पैसा किसने दिया है? पैसा आपने और हमने दिया है, क्योंकि हमने चाइनीज सामान खरीदा है। तो आज के लेक्चर में हम देखिए, हमारी सेना कमजोर नहीं है, ना आर्मी, ना नेवी, ना एयरफोर्स। अभी कैलाश मानसरोवर के 60-70 किलोमीटर के ऊपर कब्जा किया है। यदि हमारी सेना को पूरी छूट दी जाए तो कैलाश मानसरोवर हमारा हो सकता है। सेना कमजोर नहीं है, लेकिन हमें अपनी सेना के साथ खड़े होना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं, कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो हमारे देश के चुने हुए, हमारे लोकतंत्र के चुने हुए देश के, लोकतांत्रिक देश के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। और वो कौन है? हमारी संसद में बैठने वाले, विधानसभाओं में बैठने वाले नेताओं के परिवार के लोग ऐसा कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इनको पहचानना पड़ेगा, इनको उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा, हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने दैनिक जीवन में हम कोई चाइनीज सामान प्रयोग नहीं करें। चाइनीज सामान दिखाई दे तो उसको ऐसा ही देखना है कि ये हमारे सैनिकों के सीने पर आने वाली गोली की तरह है, बम और बारूद की तरह है। चीन जो आज मिसाइल बना रहा है, जो J-10, J-11, J-20 जो हवाई जहाज बना रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से जो पैसा जाता है, उस पैसे से उसको ताकत मिलती है। तभी हम अपनी रक्षा बजट के ऊपर मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो चाइना 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, 5 गुना ज्यादा खर्च, क्योंकि उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा हो तो राफेल जैसे विमान हम बना सकते हैं, हम और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो हमें सैनिकों को मजबूती देने के लिए स्वदेशी का संकल्प लेना है कि चाइनीज सामान को प्रयोग नहीं करेंगे। आप भी सैनिक बन सकते हैं। तो चाइना के पास क्योंकि आधुनिक सेना है, तोप है, रक्षा का बजट ज्यादा है, तो ये उसकी एक मजबूती है। लेकिन मैंने जैसा बताया ना, ताइवान, ना वियतनाम, अमेरिका को हारना पड़ा, चीन को हारना पड़ा, अफगानिस्तान, अमेरिका को हारना पड़ा, रूस को हारना पड़ा, इजराइल छोटा सा देश, आसपास के 8-9 देशों की सेना जो 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी, 6 दिन के अंदर ही घुटनों के ऊपर ला दिया। और उसके बाद किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर अटैक कर सके। तो युद्ध संकल्प से भी जीता जाता है, योजना से भी जीता जाता है, दिमाग से भी जीता जाता है, अनुभव से भी जीता जाता है। इन सारी चीजों में भारत चाइना से 21 पड़ता है, 19 नहीं। और दूसरा, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और, दूसरे देशों के साथ रिश्तों की बात करें तो चीन के साथ कोई भी, रूस को छोड़कर कोई दुनिया का बड़ा ताकतवर देश नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान चीन के साथ है, खुद ही भिखारी है, कटोरा लेकर खड़ा होता है। चीन के साथ और कौन है? अफ्रीकन देश है, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो खुद उससे कुछ लेने के चक्कर में रहते हैं कि हमारे यहां रोड बना दो, हमारे यहां सड़क बना दो। तो चीन का पूरी दुनिया में कोई दूसरा बड़ा सहयोगी नहीं है। रूस भी केवल देखने दिखाने के लिए सहयोगी है, लेकिन भारत के साथ युद्ध होगा तो रूस खुलकर कभी भी चीन का साथ देने वाला नहीं है। जबकि भारत के दुनिया के सारे देशों के साथ, लगभग एक पाकिस्तान और चीन छोड़ दिया जाए तो सारे देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अमेरिका का वाशिंगटन अब भारत के बारे में यह कहता है कि भारत हमारा डिफेंस पार्टनर है। वो ये कहता है कि भारत चाहे तो हमारे साथ ऐसा समझौता कर सकता है, नाटो के देशों के साथ जैसे समझौता है ना, कि नाटो कंट्रीज में यदि किसी नाटो के देश के ऊपर अटैक होता है तो सारे देश मिलकर, अमेरिका उसको सेफगार्ड करने का, युद्ध लड़ने का काम करता है। तो अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ वो ऐसा समझौता करने के लिए तैयार है कि जरूरत होगी तो भारत के ऊपर हमला होगा तो हम भारत का सहयोग करेंगे, उसको अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। अमेरिका के ऊपर हमला होगा तो भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। तो ऐसा समझौता करने का ऑफर भी अमेरिका ने भारत को दिया है। तो डिफेंस पार्टनर अमेरिका उसको मानता है। अमेरिका ने अभी अपना साउथ चाइना सी में बेड़ा भेज दिया है। क्यों? ताकि चीन का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। तो भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, फ्रांस के साथ अच्छे हैं, यूरोपियन देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो यूरोपियन देशों में यदि युद्ध होता है तो कोई भी चाइना का समर्थन करने वाला देश नहीं। और ये जो कोरोना वायरस आया, इस कोरोना वायरस को लेकर भी पूरी दुनिया में चीन की छवि बहुत खराब हुई है। चीन को, इस कोरोना वायरस को नोवल कोविड कोरोना नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये कुंगफू वायरस है, ये चीन ने बनाया है। लोग चाइनीज व्यक्ति को देखते ही उससे मुंह फेर लेते हैं। तो चीन ने सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा करते हुए फर्जी अकाउंट बनाए, ट्विटर के ऊपर बोट्स बनाकर
उसने ये दुष्प्रचार चलाया। अपने देश में ट्विटर नहीं चलाता, फेसबुक नहीं चलाता, अपने देश में टिकटॉक को अनुमति नहीं है, अपने देश में पबजी नहीं चलने देता। टिकटॉक भी चलती है तो वहां पर कैसी चलती है कि टिकटॉक चलती है तो टिकटॉक के ऊपर लोग अपने भारत की तरह खाली पीली ऐसे ही कोई नाचने गाने का काम नहीं करते थे। वहां पर टिकटॉक चलती थी तो मैंने अपने एक चाइना के दोस्त से पूछा कि यहाँ पर टिकटॉक चलती है तो टिकटॉक में क्या चलता है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टिकटॉक चलती है तो टिकटॉक में कोई किसान अपने खेत में यदि स्ट्रॉबेरी बो रहा है तो वो स्ट्रॉबेरी के फूल आने शुरू होंगे तो उस फूल का वीडियो लेगा और उस वीडियो को टिकटॉक जैसी ऐप के ऊपर लोड करेगा और लोगों को कहेगा कि देखो मेरे किसान में मैंने ये खेती की है, आप एडवांस बुकिंग करवाएं ताकि मैं आपको इसकी फसल दे सकूं। मतलब उस टिकटॉक को भी अपना बिजनेस करने में प्रयोग करते हैं। और भारत के 55 करोड़ युवाओं को लगा रखा था कि पबजी खेलते रहो, टिकटॉक खेलते रहो। तो भारत के अंदर भारत को अमेरिका अपना सहयोगी मानता है, तो चीन ने सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा करने के लिए फर्जी ट्विटर के अकाउंट बनाए। लाखों की संख्या में फर्जी ट्विटर के अकाउंट बनाकर भारत के बारे में दुष्प्रचार किया गया। भारत के बारे में यह कहा गया कि यहां तो एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसा दुष्प्रचार करता है। आप और हम सेना में नहीं है, ना नेवी में है, ना एयरफोर्स में है, ना आर्मी में है। आप और हम एक काम कर सकते हैं, आप और हम सोशल वॉरियर्स बन सकते हैं, ट्विटर के फेसबुक के योद्धा बन सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो जो अपने अच्छे विचार हैं, स्वदेशी के विचार हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के विचार हैं, हमारे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के विचार हैं, उन विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं ताकि हमारे देश का एक एक युवा देशभक्त बन जाए। तो कीबोर्ड क्रांति, सोशल मीडिया वॉरियर्स, सोशल मीडिया की आर्मी बनकर, सैनिक बनकर हम काम कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि सऊदी अरब की राजकुमारी ने एक ट्वीट किया कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, तो हम अरब देशों में जो 8-10 लाख लोग काम करते हैं इनको हम यहां से बाहर निकालेंगे। बाद में जब पता किया तो ये पता लगा कि ये फर्जी ट्विटर हैंडल आईएसआई ने बनाया था और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसको रीट्वीट किया था। तो ये प्रोपोगेंडा फैलाने का काम चाइना करता है। तो आप और हम, एक स्वदेशी का संकल्प, दूसरा सोशल मीडिया के कीबोर्ड क्रांतिकारी बनकर, वॉरियर बनकर हम अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार बनके ये हम कर सकते हैं। ये दो संकल्प हम ले सकते हैं। तो आज हमने चीन और भारत की तुलना की। युद्ध नहीं होगा, 95% युद्ध की केवल धमकियां दी जाएंगी, और युद्ध होगा तो भी परिणाम ये हो सकता है कि भारत विजयी बने, भारत आगे बढ़े। ये हमने कुछ बातचीत की है। चीन अमीर है, चीन के पास हथियार ज़्यादा हैं, लेकिन भारत की हिम्मत कम नहीं है और ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट वो आए जो चीन चाहता है। हो सकता है रिजल्ट वो आए जो किसी ने सोचा नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।